नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, अगर पीसीडीए चाहे या स्पर्श चाहे, तो आपकी पेंशन का रिवीजन चाहे किसी भी समय का हो, चाहे वह 2006 का सर्कुलर हो या फिर हालिया सर्कुलर, सभी रिवीजन एक ही पीपीओ में करके नया पीपीओ जारी किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आगे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही क्या आने वाले समय में सरकार, चाहे वह 8वें वेतन आयोग की बात हो या ओआरओपी की, जवानों की बात सुनने जा रही है। आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। मीडिया में भी इस बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, ओआरओपी 3 के रिवीजन में आखिर सीपीपीसी से देरी क्यों हो रही है, इस पर भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एमएससीपी ऑनरी न्यास सुधार या हवलदार रैंक के पीपीओ के रिवीजन में जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, खास तौर पर ऑनरी न्यास सुधार रैंक के पेंशनर्स के पीपीओ में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको इसके लिए पीपीओ दिखाकर विस्तार से समझाऊंगा। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, अगर आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद प्रामाणिक जानकारियां नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवलदार ऑनरी न्याय सुधार और एमएससीपी न्याय सुधार के बारे में। आखिर पेंशनर्स के साथ कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है और कौन उन्हें बेवकूफ बना रहा है? पेंशनर्स को सही भुगतान कैसे मिलेगा? जी हां दोस्तों, कई पेंशनर्स को एमएससीपी न्याय सुधार का लाभ मिल जाता है, तो कुछ को ऑनरी न्याय सुधार का। लेकिन समस्या यह है कि पीसीडीए सही पीपीओ जारी नहीं करता, जिससे पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। आइए उन डॉक्यूमेंट्स को और पीपीओ को ध्यान से देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक ऑनरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर का कॉरिजेंडम पीपीओ है। यह वाई ग्रुप का पेंशन पीपीओ है। इनका रिटायरमेंट डेट 2018 का है। अब सवाल उठता है कि इन पेंशनर को क्या पेंशन मिलनी चाहिए? दोस्तों, इनकी सर्विस की लंबाई 24 साल है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई हवलदार 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुआ है, तो उसे नियमों के अनुसार पेंशन का भुगतान मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? यह समझने के लिए हमें इन डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी होगी और फिर देखना होगा कि नियमों का सही पालन हुआ है या नहीं। जिस पेंशनर को ऑनरी नायब सूबेदार का रैंक मिला है, उसे नियमित नायब सूबेदार के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। यह भारत सरकार का स्पष्ट आदेश है। इसके बावजूद अगर हम इस पेंशनर की स्थिति देखें, जिनकी सर्विस की लंबाई 24 साल है और जो हवलदार रैंक में रहे हैं, तो उनके मामले में बेसिक पेंशन का निर्धारण एमएससीपी नायब सूबेदार या नायब सूबेदार के बेसिक पेंशन के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका जो पीपीओ जनरेट हुआ है, उसमें गड़बड़ी साफ तौर पर नजर आ रही है। इस पीपीओ में पेंशन का निर्धारण नियमों के अनुरूप नहीं हुआ है। यह समस्या उन पेंशनर्स के साथ बार बार देखी जा रही है जिन्हें ऑनरी नायब सूबेदार रैंक दिया गया है, लेकिन उनका बेसिक पेंशन नियमित नायब सूबेदार के बराबर नहीं हो रहा है। यह मामला दर्शाता है कि या तो प्रक्रिया में गलती हो रही है या फिर जानबूझकर पेंशनर्स को उनका हक नहीं दिया जा रहा। इसे लेकर पेंशनर्स को आवाज उठानी चाहिए और संबंधित अधिकारियों से सही पीपीओ की मांग करनी चाहिए। सितंबर महीने में जारी इस पीपीओ में कई गड़बड़ियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेंशनर का पे लेवल 5 है। इस पे लेवल के हिसाब से उन्हें हवलदार का पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यह पेंशनर 2018 में ऑनरी नायब सूबेदार बने हैं, उनका पेंशन नायब सूबेदार के स्तर का होना चाहिए। यहां एक बड़ा कंफ्यूजन है। ऑनरी नायब सूबेदार रैंक के बावजूद उनके पीपीओ में पेंशन को हवलदार के स्तर पर रखा गया है।
इससे यह सवाल उठता है कि क्यों इस पेंशनर को उनके सही रैंक और पे लेवल के अनुसार पेंशन नहीं दी गई। अब बात करते हैं पेंशन राशि की। इस पीपीओ के अनुसार उनका पेंशन 25,738 रुपये तय किया गया है, जो ओआरओपी 3 के तहत 24 साल की सेवा वाले ऑनरी नायब सूबेदार के लिए काफी कम है। ओआरओपी 3 के टेबल के अनुसार यह राशि 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार के लिए हो सकती है, लेकिन 2018 के रिटायरी पेंशनर के लिए यह गलत है। यह साफ है कि सिस्टम में गड़बड़ियां हैं और ये पेंशनर्स के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। ऐसे मामलों में पेंशनर्स को पीसीडीए और संबंधित विभागों से संपर्क कर अपने सही पीपीओ की मांग करनी चाहिए। साथ ही सरकार और सेना मुख्यालय को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर इसे ठीक करने की जरूरत है। वह टेबल ऑनरी नायब सूबेदार 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए नियमित नायब सूबेदार के बराबर पेंशन निर्धारित करता है, जिसके अनुसार इनका पेंशन रुपये 26,825 होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए, यह पीपीओ जो 26 सितंबर 2024 को जारी हुआ है, ओआरओपी 3 के घोषित होने के बाद इसमें इनका पेंशन गलत तरीके से निर्धारित किया गया है। पहले इन्हें 23,750 रुपये मिल रहा था, जिसे अब 25,738 रुपये कर दिया गया है। यह राशि 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन है। दोस्तों, इससे साफ है कि गलत पीपीओ जारी किया गया है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा? अगर पीपीओ गलत जारी कर दिया जाता है और पेंशनर्स को सही पेंशन नहीं मिल पाती, तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि एक मजबूत अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पीसीडीए और स्पर्श के अंदर हो, ताकि पेंशनर्स को सही पेंशन मिल सके। यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीसीडीएस या स्पर्श अगर चाहें तो सर्कुलर 578, 501, 555, 560, 666, 777 जैसे सारे रिवीजन एक ही पीपीओ में किए जा सकते हैं। इसमें एनपीसी की भी आवश्यकता नहीं होती। जी हां दोस्तों, अगर पीसीडीए और स्पर्श सही तरीके से काम करें तो ये सारे रिवीजन एक ही पीपीओ में जारी किए जा सकते हैं, चाहे वह पहले का रिवीजन हो या नया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने जो पीपीओ दिखाई दे रहा है, यह एक ऐसे पेंशनर का पीपीओ है जो हवलदार रैंक के पेंशनर्स हैं। उनका पे लेवल 6 है, जिसका मतलब है कि यह 24 साल के हवलदार हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हें एमएसएससीपी नायब सुधार का ग्रांट दिया गया है। अब अगर इनको नायब सुधार का ग्रांट किया गया है तो इनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर आप इनका पीपीओ का दूसरा पेज देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इनको एमएसएससीपी नायब सुधार का ग्रांट दिया गया है। ध्यान दें कि यह पीपीओ सितंबर 2024 का है, लेकिन इसके बावजूद इनकी पेंशन हवलदार रैंक के हिसाब से निर्धारित की गई है। जैसे कि ऊपर पेंशन की राशि 22,257 रुपये हैं, जो कि ओआरओपी 2 के तहत हवलदार के पेंशन रेट के बराबर है। इसका मतलब है कि एमएसपी नायब सुधार ग्रांट मिलने के बावजूद पेंशन को हवलदार रैंक के हिसाब से निर्धारित किया गया था। इसके बाद जब पेंशनर मेरे संपर्क में आए और उन्होंने मुझसे यह समस्या साझा की, तो उन्होंने अपना पीपीओ भेजा। मैंने उन्हें सही प्रक्रिया से गाइड किया कि कैसे कार्रवाई करनी है। इसके बाद उनका सही पीपीओ जारी किया गया, जिसमें 2008 से लेकर अब तक के सभी सर्कुलर्स का रिवीजन एक ही पीपीओ में शामिल किया गया है। यह पीपीओ हाल ही में 13 नवंबर 2024 को जारी किया गया है और अब उनका जो सही पीपीओ जारी हुआ है वह उनके सही हक के अनुरूप है। चलिए अब हम उस पीपीओ को देखते हैं। यह एक कॉरिजेंडम पीपीओ है जो 14 नवंबर 2024 को पीसीडीए और स्पर्श द्वारा जारी किया गया है। यह पीपीओ एक बेहतरीन उदाहरण है जो पूरी तरह से सही और सुधार किया गया है। जी हां, अगर पीसीडीए और स्पर्श चाहें तो वे 2006 से लेकर अब तक के सभी सर्कुलर्स को शामिल करके एक ही पीपीओ जारी कर सकते हैं। यही इस पीपीओ का उदाहरण है। इस पीपीओ को जारी करने के लिए पीसीडीए और स्पर्श दोनों की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से किया है।
इस पीपीओ में पेंशनर्स के हर समय के पेंशन को उनके एंटाइटल पेंशन के हिसाब से बढ़ोतरी करके लागू किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका L06 यानी MSCP नायब सुधार अब पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, जिससे पेंशन में वृद्धि और सुधार हुआ है। और सिर्फ MSCP नायब सुधार ही नहीं, बल्कि इसे उनके रिटायरमेंट डेट से लागू किया गया है। इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 मई 2008 है, और इसका मतलब यह है कि 1 जून 2008 से ही उनके पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। ये पूरी जानकारी एक ही पीपीओ में विस्तार से शामिल की गई है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अब सबसे पहले उनका 1 जून 2008 से 30 जून 2009 तक का जो बेसिक पेंशन है, उसे MSC लागू होने के बाद बढ़ा दिया गया है। फिर इसके बाद जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2009 से बाद का जो बेसिक पेंशन है, उसे MSC लागू होने के बाद बढ़ा दिया गया है। 2024 तक का पेंशन भी अलग अलग अवधि के हिसाब से अपडेट किया गया है। इन दोनों समय अवधियों को अलग अलग बाइफरकेट करके पूरी जानकारी को सही तरीके से पीपीओ में दिखाया गया है। यह प्रक्रिया साफ और पारदर्शी तरीके से पेंशनर्स के पेंशन में हर बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जो एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे PCDA और स्पर्श द्वारा पेंशनर्स को उनके सही हक मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक का उनका बेसिक पेंशन भी अलग से दिखाया गया है, क्योंकि उस समय सर्कुलर्स अलग अलग थे। हालांकि पेंशन का अमाउंट वही था, लेकिन सर्कुलर अलग होने के कारण इसे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। फिर 1 जुलाई 2014 से लेकर 30 जनवरी 2015 तक के लिए उनका पेंशन दिखाया गया है, क्योंकि इस समय ORP1 लागू हुआ था। इसका पेंशन 9,429 रुपये था। 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2009 के पेंशन को 7वें वेतन आयोग के अनुसार अपडेट किया गया। इस समय उनका पेंशन 24,236 रुपये हो गया, क्योंकि ORP1 और 7वें वेतन आयोग के रेट के हिसाब से पेंशन में वृद्धि हुई थी। फिर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक का पेंशन दिखाया गया है, जो कि 24,832 रुपये है। यह पेंशन MSCP नायब सुधार के हिसाब से है, यानी कि यह रेगुलर नायब सुधार का पेंशन है, जो 24 साल की सेवा वाले हवलदार रैंक के पेंशनर्स के लिए निर्धारित किया गया है। इस तरह से पूरे पेंशन की हिसाब किताब को हर एक सर्कुलर और वेतन आयोग के हिसाब से सही तरीके से दर्शाया गया है। दोस्तों, अब देखिए, ORP3 का रेट के हिसाब से पेंशन जुलाई 2024 से लेकर आगे की पूरी लाइफ तक के लिए रुपये 26,225 हो गया है। इसके साथ साथ जो भी कमून वगैरह हैं, वे भी सही तरीके से दर्शाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर PCDA और स्पर्श चाहें तो वे इस तरीके से एक ही पीपीओ में सर्कुलर 638 से लेकर सर्कुलर 687 तक के सारे अपडेट्स को लागू करके सही पीपीओ जारी कर सकते हैं। ये इसी का उदाहरण है और इसे सही तरीके से तैयार किया गया है। यहां पर आपको 13 नवंबर 2024 का पीपीओ दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने पहले 14 नवंबर बताया था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो 13 नवंबर 2024 का यह पीपीओ है, जो पेंशनर के लिए स्पर्श द्वारा सही तरीके से तैयार किया गया है। इसमें पूरे डिटेल्स को सही तरीके से शामिल किया गया है और पीपीओ को बिल्कुल सही रूप से तैयार किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, CPPC से ORP3 का रिवीजन क्यों देरी कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्पर्श द्वारा रिवीजन तो जारी है और कई पेंशनर्स का रिवीजन हो चुका है, लेकिन कई पेंशनर्स का अभी भी बाकी है। हालांकि CPPC ने अभी तक इस रिवीजन को शुरू नहीं किया है, और इसका कारण क्या है? एक प्रमुख कारण है कि 677 सर्कुलर के तहत भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो टेबल जारी किए गए थे, उन्हें सही तरीके से शामिल करके सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 777 सर्कुलर में जिन बदलावों का उल्लेख किया गया था, उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया है।
इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि 777 सर्कुलर में जो सर्कुलर 555 और सर्कुलर 666 से जुड़े कुछ नियमों को लागू करने के बारे में हिदायतें दी गई हैं, वे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई हैं। इन दोनों सर्कुलर्स के बारे में सही दिशा निर्देश न होने के कारण रिवीजन प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो यही मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से सीपीपीसी ने ओआरओपी 3 का रिवीजन अभी तक शुरू नहीं किया है। यानी कि अगर ओआरओपी 3 को सीपीपीसी द्वारा लागू करना है तो उन्हें ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 के सभी नियमों और प्रावधानों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद ही ओआरओपी 3 को सही तरीके से लागू किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में एक बड़ा दायरा बन गया है, क्योंकि जब तक ओआरओपी 1 यानी कि सर्कुलर 1 को लागू किया जा सकेगा, तभी तक ओआरओपी 3 को लागू किया जा सकेगा। 555 और ओआरओपी 2 यानी कि सर्कुलर 666 के सभी प्रावधानों को पूरी तरह से ओआरओपी 3 में लागू नहीं किया जाएगा, तब तक सीपीपीसी इसे रिवाइज नहीं कर सकता। इसके अलावा सीपीपीसी को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से अलग से टेबल्स और लेटर लेकर इन प्रावधानों को रिफर करना पड़ रहा है। इस वजह से सीपीपीसी को ओआरओपी 3 का रिवीजन लागू करने में समय लग रहा है, क्योंकि इन सभी प्रावधानों का सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। इस वजह से अब तक सीपीपीसी द्वारा पेंशनर्स का रिवीजन नहीं किया गया है। अगर आपके भी पेंशन का रिवीजन सीपीपीसी से नहीं हुआ है और आप ओआरओपी 3 का रिवीजन जुलाई 2024 से अब तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो आपको सीपी ग्राम्स में अपनी ग्रीवेंस दर्ज करनी चाहिए। आपको अपनी ग्रीवेंस में यह लिखना होगा कि अब तक मेरा ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं हुआ है। कृपया जुलाई 2024 से लेकर अब तक का एरियर और ब्याज के साथ दिया जाए। इस तरीके से आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं और इससे रिवीजन की प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आएगी। अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। क्या ओआरओपी में एसीपीसी में जवानों की सुनी जाएगी सरकार? जी हां, इंडिया टुडे में प्रकाशित एक खबर के अनुसार अब रक्षा मंत्री जी के साथ जेसीओ अधिकारियों के बजाय एनसीओ और जवानों की मुलाकात की जाएगी। इस खबर में बताया गया है कि रक्षा मंत्री जी से एक हवलदार, एक नायक और 3 जवानों की मुलाकात हो रही है। यह एक अहम और सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी खास योजना या फीडबैक को लेकर जवानों को रक्षा मंत्री से मिलने का मौका दिया गया हो। इस मुलाकात से यह संकेत मिलता है कि सरकार अब जवानों को ज्यादा तवज्जो देने की दिशा में कदम उठा रही है, जो कि एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव हो सकता है। यह बात सही है कि सरकार अब सीधे जवानों की बातें सुनने के लिए तैयार है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन जवानों को ओआरओपी 3 का अधिकतम फायदा मिल चुका है, उन्हें चुना गया है। इस तरीके से चयन करने से संभवतः वही बातें सुनी जाएंगी जो सरकार के पक्ष में होंगी। अगर सही फीडबैक चाहिए तो रैंडम जवानों का चयन किया जाना चाहिए, चाहे उन्हें ओआरओपी का लाभ मिला हो या नहीं। इस प्रकार अगर 5 से 7 या 10 जवानों को चुना जाए तो उनसे अधिक निष्पक्ष और वास्तविक फीडबैक मिल सकता है। केवल उन जवानों से बात करना जिनको अधिकतम ओआरओपी 3 का फायदा मिला है, तो सरकार को वही बातें सुनने को मिलेंगी जो उनके पक्ष में होंगी और इससे पूरा परिप्रेक्ष्य नहीं मिलेगा। इसलिए सही फीडबैक पाने के लिए रैंडम चयन करना ज्यादा प्रभावी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ओआरओपी की असली विसंगतियों और जवानों की दिल की बात जाननी है तो केवल उन्हीं जवानों से बात करना पर्याप्त नहीं होगा जिनको ओआरओपी 3 का पूरा लाभ मिला है। असल में रैंडम चयन करना जरूरी है ताकि सच्चा और निष्पक्ष फीडबैक मिल सके। अगर 2006 से पहले के रिटायर्ड जवानों से भी बातचीत हो, खासकर हवलदार और सिपाही तक के जवानों से, तो सरकार को वास्तविक मुद्दे समझ में आ सकते हैं। इससे ओआरपी स्कीम में सुधार के लिए एक्यूरेट फीडबैक मिलेगा, जो योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार की बातों को सरकार के सुनने का तरीका बदलने की जरूरत है, ताकि जवानों की सच्ची परेशानियों का समाधान किया जा सके। जय हिंद। और अगर भविष्य में कुछ और जानकारियों की आवश्यकता हो तो मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूं।